तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ लीनियर टू पोर्ट नेटवर्क व्हेन 10 वोल्ट इज अप्लाइड टू अ पोर्ट 1 अ करंट फ्लोज ऑफ 4 एम्पियर थ्रू अ पोर्ट 2 व्हेन इट इज शॉर्ट सर्किटेड। ओके, तो हम लोग सर्किट को सबसे पहले ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। पूरा क्वेश्चन है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे ताकि हमें आसानी हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, नहीं तो इतना लेंथी क्वेश्चन है। तो एक एक लाइन है वो डिकोड करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये टू पोर्ट नेटवर्क का क्वेश्चन है, जहाँ पे इन्होंने दो पोर्ट में से पोर्ट 1 पे 10 वोल्ट अप्लाई किया है और पोर्ट 2 पे हमें वहाँ पे 4 एम्पियर करंट है वो मिल रहा है अगर हम लोगों ने पोर्ट 2 है वो शॉर्ट सर्किट कर दी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सर्किट है वो ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे सर्किट ड्रॉ करेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी कि क्या है वो फाइंड आउट करेंगे। तो मैं बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ जो कोई भी नेटवर्क है, क्योंकि हमें नेटवर्क के अंदर क्या है वो पता नहीं है। ओके, तो इसको सेकेंडरी जो पोर्ट है पोर्ट 2 है वो हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट कर दिया है। तो यहाँ से जो कोई भी करंट फ्लो होगा या फिर हम लोग ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, तो I2 है उसका वैल्यू है 4 एम्पियर, करेक्ट। और स्टार्टिंग में हम लोगों ने पोर्ट 1 पे जो वोल्टेज दिया है वो है 10 वोल्ट, करेक्ट। ये है V1 क्योंकि हमने पोर्ट 1 पे दिया है, तो ये है नेटवर्क 1। ओके, उसके बाद सेकेंड में क्या कर रहे हैं, सेकेंड लाइन पढ़ते हैं। व्हेन अ 5 वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ पोर्ट 1 अ करंट ऑफ 1.25 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 1 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस अ पोर्ट 2। ओके, सेम सर्किट है। सेम सर्किट में क्या किया है, यानी कि जो टू पोर्ट नेटवर्क है वो सेम है। यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, वोल्टेज है वो अभी 10 वोल्ट की जगह पे 5 वोल्टेज अप्लाई किया है। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 5 वोल्ट। सेकेंडरी साइड पे अभी शॉर्ट सर्किट नहीं किया है, यहाँ पे अभी इन्होंने जो रेजिस्टर है वो कनेक्ट किया है। तो रेजिस्टर का वैल्यू कितना है, रेजिस्टर का वैल्यू है 1 ओम। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे जो अभी करंट फ्लो होगा I2 का वैल्यू वो हो जाएगा, इन्होंने कितना दिया है 1.25 एम्पियर। ओके, ये हो जाएगा 1.25 एम्पियर। सिमिलरली हमें टू पोर्ट नेटवर्क में क्या होता है, पोर्ट 1 का वोल्टेज एंड पोर्ट 1 का करंट, सिमिलरली पोर्ट 2 का वोल्टेज एंड पोर्ट 2 का करंट। तो यहाँ पे भी V1 का वैल्यू हमें पता है, और अगर हम लोग यहाँ पे V2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो भी हमें मिल जाएगा, क्योंकि V2 हो जाएगा, V2 इज नथिंग बट द 1 टाइम्स ऑफ द I2। ओके, रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 है इसके वजह से, तो V2 हो जाएगा मेरा यहाँ पे 1.25 वोल्ट, करेक्ट। इतना क्लियर है। यहाँ पे V2 का आंसर कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट से इसको रिप्लेस कर दिया। ओके, तो V2 का वैल्यू यहाँ पे हमें मिल जाएगा। यहाँ पे इन्होंने थर्ड लाइन में क्या दिया है, व्हेन 3 वोल्ट इज अप्लाइड टू पोर्ट 1। ओके, तो यहाँ पे पोर्ट 1 पे अभी 3 वोल्ट अप्लाई किया है। द करंट थ्रू द 2 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस द पोर्ट 2 इज। तो इसका भी सर्किट है वो ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाएगी। ये सर्किट है, यहाँ पे सेम नेटवर्क में अगर हम लोगों ने इनपुट साइड पे अगर हम लोगों ने 3 वोल्ट अप्लाई किया तो आउटपुट पे हमें कितना करंट मिलेगा। अगर सेकेंडरी साइड पे कितना कनेक्टेड है रेजिस्टर, 2 ओम रेजिस्टर कनेक्टेड है, 2 ओम का रेजिस्टर कनेक्टेड है, तो यहाँ पे I2 का जो वैल्यू है वो हमें कितना मिलेगा, करेक्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों जो डायग्राम है, ये दोनों डायग्राम को हम लोग एनालिसिस करेंगे और उसके हेल्प से जो थर्ड जो डायग्राम है, थर्ड नेटवर्क है, उसको हम लोग आंसर है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों नेटवर्क में हमारे पास V1 प्रेजेंट है, I2 प्रेजेंट है, करेक्ट, एंड V2 भी प्रेजेंट है, V2 का वैल्यू भी हमारे पास प्रेजेंट है। तो हमें टू पोर्ट नेटवर्क में ऐसे इक्वेशन फाइंड आउट करने पड़ेगा, फिर ऐसे जो टू पोर्ट नेटवर्क है वो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा, जहाँ पे जो कोई भी इक्वेशन बन रहा है वो इन तीनों के हेल्प से ही बनेगा। तो सबसे पहले हमारे पास होता है जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, ABCD पैरामीटर, H पैरामीटर, करेक्ट। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर है, ये बेसिक कॉमन है। तो सबसे पहले जेड पैरामीटर देखते हैं क्या होता है। तो जेड पैरामीटर में क्या होता है, जेड में हम लोग फाइंड आउट करते हैं V1 V2 फाइंड आउट करते हैं, करेक्ट, एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ I1 एंड I2, करेक्ट। यानी कि V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। ओके, तो ये हमारा होता है। तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन ऑफ I1 एंड I2। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि I1 है, ये हमारे पास प्रेजेंट ही नहीं है। तो अगर हमारे पास I1 का जो वैल्यू है वो तीनों आप देख सकते हो, तीनों डायग्राम में I1 का वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं है। तो अगर I1 का वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग ये इक्वेशन है, यानी कि जेड पैरामीटर है, वो हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो जेड पैरामीटर यहाँ पे कोई फायदे का नहीं है। तो हम लोग वाई पैरामीटर देख लेते हैं। वाई पैरामीटर में क्या होता है, वाई पैरामीटर में होता है I1 और I2 के वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं इन द फंक्शन ऑफ V1 एंड V2। ओके, तो फंक्शन ऑफ V1 V2 है तो हमें चलेगा, क्योंकि V1 और V2 का वैल्यू भी हमें पता है। I1 का वैल्यू पता नहीं, लेकिन हम लोग I2 का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सेकंड इक्वेशन होता है I2 इन टर्म्स ऑफ V1 एंड V2। तो हम लोग ये इक्वेशन है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मैं यही इक्वेशन यूज करूंगा यहाँ पे। तो इक्वेशन क्या होता है, I2 होता है इज इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 V2। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं ये इक्वेशन ये मैंने क्यों सिलेक्ट किया है,
क्योंकि हमारे पास जो कोई भी वेरिएबल्स है वो हमारे पास V1, V2 एंड I2 ये तीनों ही वेरिएबल्स है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन में I2 प्रेजेंट है, V1 प्रेजेंट है और V2 प्रेजेंट है। ओके, तो हम लोग ये तीन वेरिएबल से तीन इक्वेशन बने के हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं जो कोई भी अननोन टर्म है। तो मैं सबसे पहले ये इक्वेशन यूज करके फाइंड आउट करूंगा। सबसे पहले इक्वेशन में क्या बनेगा, तो सबसे पहले डायग्राम से हमारे पास क्या है, V1 V2 का वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं। I2 का वैल्यू कितना है 4 एम्पियर, तो 4 मैं यही इक्वेशन को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है। तो यहाँ पे है Y21 ओके, V1 का वैल्यू कितना है 10 करेक्ट, प्लस Y22 इंटू V2 का वैल्यू है 0, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें डायरेक्टली मिलेगा Y21 का वैल्यू है वो हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि Y21 इज इक्वल टू 0.4। ओके, तो ये हमारे काम का आ गया। एक वेरिएबल है वो भी, एक अननोन वैल्यू है वो हमें मिल गया। सेकेंड इक्वेशन से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन में I2 का वैल्यू कितना है 1.25, तो 1.25, फिर यहाँ पे Y21 का वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल गया। ये वैल्यू तो चेंज नहीं होगा क्योंकि ये नेटवर्क पे डिपेंड करता है, ये इसके अंदर जो कोई भी नेटवर्क है इस पे ये डिपेंड करते हैं करेक्ट। ये नेटवर्क है, नेटवर्क तो है वो चेंज नहीं होगा, हम लोगों ने सिर्फ सोर्स और जो रिस्पॉन्स है वही हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो नेटवर्क का वैल्यू यानी कि Y21 का वैल्यू 0.4 है वो एज इट इज रहेगा, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ 0.4 मल्टीप्लाई बाय V1 का वैल्यू कितना है इस केस में, V1 का वैल्यू है 5 वोल्ट, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 प्लस Y22 का वैल्यू अभी के लिए पता नहीं है, तो Y22 का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Y22 एंड V2 का वैल्यू है 1.25। ओके, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1.25। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1.25 इज इक्वल टू 2 प्लस Y22 मल्टीप्लाई बाय 1.25। ओके, आप इसको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा माइनस 0.75 डिवाइडेड बाय 1.25 इज इक्वल टू Y22। तो अगर आप ये सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा Y22 इज इक्वल टू माइनस 0.6। ओके, तो हमारे पास दोनों जो अननोन टर्म्स है उसका वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया। तो अभी दोनों कांस्टेंट टर्म का वैल्यू हमें मिल गया Y21 और Y22 का। तो हम लोग डायरेक्टली ये जो इक्वेशन है यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जो कोई भी हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में पूछा है I2 का वैल्यू। ओके, तो I2 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अभी हम थर्ड इक्वेशन है वो हम लोग लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस थर्ड डायग्राम। तो थर्ड डायग्राम में V1 का वैल्यू कितना है, V1 का वैल्यू है 3 वोल्ट, V2 का वैल्यू हमें पता नहीं है करेक्ट, V2 का वैल्यू हमें यहाँ पे पता नहीं है और I2 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन हम लोग ऐसे कह सकते हैं V2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द I2, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इक्वेशन में I2 का वैल्यू हो जाएगा I2 इज इक्वल टू Y21 का वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 0.4 मल्टीप्लाई बाई V1 का वैल्यू कितना है 3 प्लस Y22 का वैल्यू कितना है माइनस 0.6 एंड मल्टीप्लाई बाय V2 का वैल्यू है। तो यहाँ पे V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ द I2, तो लिख रहा हूँ 2I2। तो I2 हम लोग एक साइड पे ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा I2 माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस 1.2, तो प्लस हो जाएगा 1.2 I2 इज इक्वल टू 1.2, तो आपको मिल जाएगा I2 इज इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाई 2.2। तो अगर आप ये आंसर फाइंड आउट करोगे तो आपको मिलेगा 0.54। तो ये करेक्ट आंसर है I2 इज इक्वल टू 0.54, ये है ऑप्शन सी। ओके, तो आपको ये थोड़ा लेंथी दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन की, ऐसे टाइप के क्वेश्चन की, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सिमिलरली y के अलावा आप t पैरामीटर भी यूज कर सकते हो। ओके, तो t पैरामीटर से आप देखना कि आपका जो आंसर है वो करेक्ट आ रहा है कि नहीं। t पैरामीटर में जो इक्वेशन 1 होता है यानी कि V1 इन टर्म्स ऑफ V2 I2, तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो आप हमें उसका फोटो निकाल के टेलीग्राम के ग्रुप पे है वो पोस्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14। नेटवर्क इज सेड टू बी अंडर रेजोनेंस व्हेन द वोल्टेज एंड द करंट एट द नेटवर्क इनपुट टर्मिनल्स आर। तो आप देख सकते हो कि रेजोनेंस से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी के 2-3 एग्जाम में ही 3 बार क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, तो इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजोनेंस का। ओके, तो अगर आपको थियरी देखनी है तो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया, आप वहाँ पे जाके वो थियरी है वो देख सकते हो। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, द नेटवर्क इज सेड टू अंडर रेजोनेंस कंडीशन व्हेन द वोल्टेज एंड करंट एट द नेटवर्क इनपुट टर्मिनल्स आर। तो करंट एंड वोल्टेज के बीच में क्या कंडीशन हो गया, फिर उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होगा, इन्होंने पूछा है। दे आर इन फेज, आउट ऑफ फेज, इन फेज क्वाड्रेचर, इन फेज एंड हैव द इक्वल मैग्नीट्यूड। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, वोल्टेज एंड करंट में क्या होगा। तो मैंने कहा था कि रेजोनेंस के केस में जो सर्किट है वो एज अ रेजिस्टिव एलिमेंट, रेजिस्टिव सर्किट की तरह वहाँ पे बिहेव करती है, क्योंकि जो एक्सएल और एक्सी है वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। और हमें पता ही है कि अगर सर्किट रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो जो कोई भी वोल्टेज है और जो कोई भी करंट है वो दोनों के
इन फेज रहेंगे, करेक्ट, यानी कि दोनों वोल्टेजेस है, वोल्टेज का जो कोई भी फेज क्रॉसिंग रहेगा सेम फेज क्रॉसिंग करंट का रहेगा, यानी कि दोनों के दोनों है वो इन फेज रहेंगे, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि आई क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी बाय आर, और अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू वहाँ पे कुछ प्रेजेंट है तो आई और वी का वैल्यू है वो दोनों इक्वल नहीं होंगे, यानी कि मैग्नीट्यूड है वो इक्वल नहीं होंगे, तो यहाँ पे सिर्फ इन फेज है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे रॉन्ग आंसर हो जाएगा, इट विल नॉट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ओके, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये भी एपी ट्रांसको का क्वेश्चन है, ये 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द गिवन फिगर, यानी कि ये फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर ZA नॉर ZB नॉर ZC, तो अगर हम लोगों ने स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट किया तो आपको 3 आंसर्स मिलेंगे, तो यहाँ पे 3 जो ऑप्शन है इसमें से 3 रहेंगे, एक ऑप्शन इसमें से गलत है, जो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, तो हम लोग फटाफट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो स्टार को डेल्टा में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है, मैं ऐसे यूज करता हूँ, सम प्लस देयर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग, ओके, आपका कोई भी ट्रिक है तो आप वो यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये ट्रिक से याद रहता है तो मैं ऐसे यूज करता हूँ, सम, यानी कि मैं सबसे पहले ये दोनों का ले रहा हूँ, तो इन दोनों का अगर सम लूंगा तो हमें मिल जाएगा 10 प्लस J5 प्लस उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट हम लोग लेंगे तो हमें मिल जाएगा J50 एंड डिवाइडेड बाय रिमेनिंग, रिमेनिंग कौन सा है यहाँ पे 20 हमें वो रिमेनिंग है, ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 20, तो मैं मिल जाएगा 10 प्लस J5 प्लस J2.5, ओके, तो ये हो जाएगा 10 प्लस J7.5, तो ऑप्शन में ये अगर है तो वो आंसर गलत है, क्योंकि नॉट पूछा है ना, नाइदर नॉर पूछा है, तो ये ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसका आंसर आ रहा है। सिमिलरली हम लोग सेकेंड अगर देखेंगे, यहाँ पे मैं 10 और 15 कंसिडर कर रहा हूँ, 10 और J5 20 और J5 कंसिडर कर रहा हूँ, 20 J5 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा J100 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग क्या है 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस J5 प्लस J10, तो ये हो जाएगा 20 प्लस J15, तो ये भी ऑप्शन प्रेजेंट है सी, ये भी गलत है, और थर्ड ऑप्शन है, इन दोनों का हम लोग लेंगे अभी 10 और 20 के बीच में, तो 10 और 20, 10 प्लस 20, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 200 एंड डिवाइडेड बाय रिमेनिंग है J5 इज इक्वल टू 30, ये J है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि माइनस J40 हो जाएगा, ओके, तो ये 30 माइनस J40 भी है ऑप्शन में, तो ये भी ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन अभी बचा कौन सा, ये, ओके, तो ये है स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन, आपको रिवर्स भी पूछा जा सकता है, तो ये है स्टार डेल्टा कन्वर्जन का फॉर्मूला, आप एक बार देख लो, अगर आप भूल गए होंगे तो वीडियो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोट्स में वो कॉपी कर लें, तो स्टार से डेल्टा और डेल्टा से स्टार, आपको दोनों क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये भी एपी ट्रांसको का क्वेश्चन है, एई के लिए पूछा गया था ईयर 2017 में, तो आपको थ्रू आउट पढ़ना पड़ेगा क्या है वो। सबसे पहले देखते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम, इन्होंने पूछा इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट इनमें से क्या है, 3 ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन गलत है, हम लोगों को गलत ऑप्शन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। द सुपरपोजिशन थ्योरम इज यूजफुल फॉर लीनियर एंड नॉन लीनियर एनालिसिस व्हेन सेवरल सोर्सेज आर प्रेजेंट इन द सर्किट, तो सुपरपोजिशन के केस में हम लोगों ने देखा था, मैंने कहा भी था, अगर मल्टीपल वोल्टेज सोर्सेज या फिर करंट सोर्सेज प्रेजेंट है तो एक एक के वजह से इफेक्ट कितना आता है, हम दोनों को सभी इफेक्ट देखेंगे हर एक सोर्स के वजह से, और हर एक सोर्स की वजह से जो कोई भी आउटपुट आएगा वो सभी आउटपुट को हम लोग एक साथ क्लब करके हम लोग फाइनल आंसर है वो निकालते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है यूजफुल फॉर लीनियर एंड नॉन लीनियर, तो जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो हम लोग नॉन लीनियर के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते, सिर्फ लीनियर के लिए हमें यूज करना पड़ता है। अगर आपको इसमें डाउट है कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट ऑप्शन है वो चेक कर लेना, अगर उसमें आपको कंफर्म आंसर है कि एक ट्रू आंसर है तो आप इससे एलिमिनेशन के थ्रू जा सकते हैं। तो ऑप्शन बी देखते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ द वन वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद एन इम्पीडेंस, करेक्ट, ये सही होता है। क्या होता है थेवेनिन में, वोल्टेज सोर्स और यहाँ पे हम लोग उसके साथ सीरीज में इम्पीडेंस कनेक्ट करते हैं, करेक्ट, ये होता है VTH और ये होता है ZTH, ओके, अगर AC सर्किट है, AC एनालिसिस सर्किट है तो वहाँ पे हम लोग ZTH होगा, अगर DC है तो वहाँ पे सिर्फ RTH होगा, ओके, तो ये करेक्ट है, इम्पीडेंस हम लोग यूज करते हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ वन करंट सोर्स इन पैरेलल विद एन इम्पीडेंस, ये भी करेक्ट है, यहाँ पे करंट सोर्स के पैरेलल में इम्पीडेंस इन्होंने कहा है, करेक्ट बात है, करंट सोर्स के हमेशा पैरेलल में इम्पीडेंस होता है, ये होगा ZN और ये होगा IN, यानी कि ऑप्शन सी है, ये भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी क्या है, व्हेन बोथ द लोड एंड सोर्स इम्पीडेंसेस आर प्योरली रेजिस्टिव मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इज अचीव अंडर द कंडीशन, ये करेक्ट बात है, प्योरली रेजिस्टिव इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, यानी कि
अगर यहाँ पे मैं वोल्टेज सोर्स अप्लाई करूँ, यहाँ पे मेरा है सोर्स रेजिस्टेंस RS और यहाँ पे है लोड रेजिस्टेंस RL। अगर ये दोनों का वैल्यू अगर इक्वल है, दोनों अगर इक्वल है तो मैक्सिमम पावर है वो सोर्स से लोड की तरफ ट्रांसफर होगी, यानी कि RL के अक्रॉस जो मैक्सिमम पावर है वो ट्रांसफर होगी। ओके, तो इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। पी मैक्स का आंसर हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अक्रॉस द लोड हो जाएगा VTH² डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ द RTH। ओके, RTH या फिर RS, आप कुछ भी ले सकते हो, RTH इज नथिंग बट द RS। ओके, थेवेनिन रेजिस्टेंस या फिर सोर्स रेजिस्टेंस दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, और अगर दोनों इक्वल है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। अगर आर के केस में ये इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया प्योरली रेजिस्टिव, अगर इंपिडेंस है तो हर एक कंडीशन के लिए वहाँ पे अलग होता है। कभी कभी रेजिस्टर है वो वेरिएबल रखते हैं, कभी कभी जो रिएक्टेंस है वो वेरिएबल रखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो कोई भी कंडीशन है वो चेंज होती है। तो ऑप्शन डी भी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो अगर आपको ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट है वो पता है तो आप डायरेक्टली उसके हेल्प से ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू जा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है, दैट इज इट इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट कि जो सुपरपोजिशन थ्योरम में हम लोग सिर्फ लीनियर सर्किट में हम लोग यूज कर रहे हैं, नॉन लीनियर में हम लोग ये एनालिसिस नहीं यूज कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये आ गया KPTCL के एग्जाम, यानी कि कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एग्जाम में पूछा गया था ईयर 2017 में। क्वेश्चन क्या है, व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ अ करंट इन 2 हेनरी इंडक्टर चेंजेस एट अ रेट ऑफ 4 एम्पियर पर सेकेंड, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस इट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर पूछा है, VL इज इक्वल टू क्या होता है, L di/dt। ओके, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। L का वैल्यू है 2 हेनरी मल्टीप्लाई बाय di/dt, यानी कि करंट का चेंज कितना होता है, कितने सेकंड में कितना एम्पियर करंट है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 एम्पियर पर सेकंड, तो 4 × 2 हो जाएगा 8 वोल्ट। डायरेक्टली आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18 है, व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट व्हेन द करंट ऑफ 8 एम्पियर फ्लोज इन द AC सर्किट व्हेन 100 volt DC is applied to it, whereas it takes the 125 volt AC to produce the same current। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने क्या दिया है, हमारे पास एक सर्किट है, सर्किट कैसा है हमें पता नहीं है, इसलिए हम लोग स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले पावर फैक्टर। ओके, तो पावर फैक्टर हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो इन्होंने क्या कहा है कि अगर हम लोगों ने सेम सर्किट को, नेटवर्क सेम है, नेटवर्क लिख रहा हूँ यहाँ पे, अगर हम लोगों ने इसे 100 वोल्ट प्रोवाइड किया, 100 वोल्ट DC अगर हम लोगों ने इसे प्रोवाइड किया, तो वो 8 एम्पियर है वो उसके अंदर है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, जो कोई भी नेटवर्क है वो। अगर हम लोगों ने वहाँ पे सेम नेटवर्क में AC सर्किट लगाया, AC वोल्टेज सोर्स लगाया, AC वोल्टेज लगाया, तो वो 8 एम्पियर ही सर्किट में एब्जॉर्ब करने के लिए 125 वोल्ट ले रहा है। मतलब 125 वोल्ट हमें उसे अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके वो 8 एम्पियर करंट है वो सर्किट में इन करेगा। तो इन्होंने पूछा है कि नेटवर्क में, इसके अंदर जो नेटवर्क प्रेजेंट है उसका पावर फैक्टर क्या होगा। ओके, तो हमें पता ही है कि इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में क्या होता है, DC के केस में इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट होता है और जो कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट होता है। करेक्ट, तो जो कोई भी इंपिडेंस हो जाएगा वो इक्वल टू द रेजिस्टर हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटिव और इंडक्टिव इफेक्ट है वो एट अ स्टेडी स्टेट पे। ऑब्वियसली स्टेडी स्टेट के बारे में बात होती है मैक्सिमम टाइम, तो स्टेडी स्टेट पे वो सिर्फ रेजिस्टिव नेटवर्क की तरह ही वहाँ पे बिहेव करेगा। ओके, तो हम लोग इसके हेल्प से हम लोग ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो R होगा ऑफ द नेटवर्क, R इज नथिंग बट द V/I फॉर DC। तो इसलिए हम लोग वोल्टेज लेंगे 100 डिवाइडेड बाय 8, ये हो जाएगा R का वैल्यू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC सर्किट के केस में इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों का इफेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे XL और XC दोनों प्रेजेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे XL और XC दोनों प्रेजेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है वो प्रेजेंट है सर्किट में। ओके, तो अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सर्किट में प्रेजेंट है तो इसके वजह से XL और XL भी होगा, XL और XC दोनों होगा। तो यहाँ पे Z का वैल्यू है वो टोटल हमें कंसिडर करना होगा। तो Z का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे V डिवाइडेड बाय I, अगेन यहाँ पे हो जाएगा V का वैल्यू 125 और यहाँ पे I का वैल्यू हो जाएगा 8। ओके, तो ये भी हो जाएगा ओम्स में। यहाँ पे मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये कैलकुलेशन के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो cos phi क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ cos phi होता है पावर फैक्टर। इसका और एक फॉर्मूला है, पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है R डिवाइडेड बाय Z। अगर आपको नहीं पता है तो आप लिख लेना, R डिवाइडेड बाय Z हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से डायरेक्टली आंसर लिख लूंगा। R का वैल्यू है 100/8 डिवाइडेड बाय Z का वैल्यू है 125 डिवाइडेड बाय 8। 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 125। तो cos phi का आंसर हो जाएगा, आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 0.8। तो ये आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए।
ऑप्शन चेक करना कैसे ऑप्शन इन्होंने सेट किए हैं, बहुत ईजी, आप ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू भी जा सकते हैं। जिनको पता है पावर फैक्टर का वैल्यू है वो 1 से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता, तो इसलिए ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है। अगर इन्होंने नॉन ऑफ दीज यहाँ पे दिया है तो इसलिए हमें चेक करना जरूरी है कि ऑप्शन 0.8 है, 0.7 है, 0.707 है, यूनिटी है या फिर 0.5, जैसे डिफरेंट ऑप्शन हो सकते हैं। अगर हमारा ऑप्शन और कोई आता तो हमें नॉन ऑफ दिस टिक करना पड़ता, लेकिन अगर आपको यहाँ पे भी ग्रेटर देन 1 आंसर दिया हो तो आप डायरेक्टली ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू विद इन 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन पढ़ते ही आप डायरेक्टली टिक कर सकते हैं। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू आपको जाना है। अगर आपको एग्जाम में समझ में नहीं आया कि इसका आंसर क्या हो सकता है आइडियल, मतलब 0.8 या फिर नन ऑफ दिस, फिर भी आपको 50% प्रोबेबिलिटी पे आ गए क्योंकि ये 2 ऑप्शन है वो डायरेक्टली एलिमिनेट हो गए, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू भी इजीली फाइनल आंसर तक जा सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A series circuit has 100 resistors, each having the resistance of 1 ohm and 1 ampere current is flowing through this circuit. So what will be the current in the circuit when these 100 resistors are connected in parallel? तो इन्होंने क्या कहा है कि 100 resistors है वो इन्होंने सीरीज में कनेक्ट किए हैं, जिसका हर एक का वैल्यू है 1 ओम। ओके, और उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो 1 एम्पियर इसमें से फ्लो होगा। ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये सब 1 ओम है, और ये टोटल 100 रेजिस्टर्स है वो सीरीज में कनेक्टेड। ओके, हो गया R1, ये R2, ये R3, ओके, ये R99, ये हो गया R100। ओके, तो ये टोटल 100 रेजिस्टर्स है, सीरीज में कनेक्टेड है, हर एक का वैल्यू 1 ओम, और उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर। ओके, तो अगर आप इसके अक्रॉस वोल्टेज है वो अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आपको मिल जाएगा, इसके अक्रॉस अगर आप वोल्टेज फाइंड आउट करोगे प्लस माइनस, तो आपको मिल जाएगा V इज इक्वल टू I टाइम्स ऑफ द R। ओके, तो I का वैल्यू है 1 और अगर R का वैल्यू अगर आप सीरीज में है तो ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 100। ओके, तो टोटल वोल्टेज है वो हो जाएगा 100, टोटल वोल्टेज हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 100 वोल्ट। ओके, ये पर्टिकुलर सर्किट में टोटल वोल्टेज हो जाएगा 100 वोल्ट। अगर सेम रजिस्टर को अगर हम लोगों ने पैरेलल में कनेक्ट किया तो क्या हो जाएगा, सेम है, 1 वैल्यू है, 1 ओम का ही वैल्यू है। इसको अगर हम लोगों ने सभी रजिस्टर्स को अगर हम लोगों ने पैरेलल में कनेक्ट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज है वो हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे यानी कि 100 वोल्ट, और ये हर एक का जो वैल्यू है ये 1 ओम है। करेक्ट, ये हर एक का वैल्यू 1 ओम है, ये होगा हर एक का वैल्यू है ये 1 ओम है। तो अगर हर एक के अक्रॉस वोल्टेज पैरेलल है तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज अगर सेम है तो यहाँ पे हो जाएगा I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। तो V का वैल्यू है 100 और R का वैल्यू है 1, यानी कि हर एक रजिस्टर के अक्रॉस 100 एम्पेयर है वो फ्लो हो जाएगा। करेक्ट, ये होगा I1, ये होगा I2, ये होगा I3, ये होगा I4, फिर अप टू I100। ओके, इन्होंने पूछा है, क्या पूछा है, व्हाट इज द करंट इन द सर्किट व्हेन द 100 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हर एक रजिस्टर के अक्रॉस 100 एम्पेयर हो जाएगा। तो अगर हम लोग सभी रजिस्टर के अक्रॉस का अगर हम लोग करंट ऐड करेंगे तो I टोटल का वैल्यू हमें कितना मिलेगा, ये हो जाएगा I पर रजिस्टर। ओके, 100 एम्पेयर है ये पर रजिस्टर है, तो I टोटल का वैल्यू हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 10,000। ओके, तो ये करेक्ट आंसर है 10,000 एम्पियर। तो हर ये पर्टिकुलर सर्किट में अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे जो करंट है वो वैल्यू बढ़ जाएगा। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स स्टेट्स दैट द कॉमन वोल्टेज अक्रॉस द पैरेलल ब्रांचेस विद डिफरेंट वोल्टेज सोर्सेस कैन बी डिटरमाइंड बाय द रिलेशन। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है V का एक रिलेशन दिया है, तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है कौन से थ्योरम में हम लोग यूज करते हैं। तो जिनको अच्छे से पता होगा थ्योरम्स, तो हम लोग को ये पता है कि ये जो थ्योरम है ये मिलमैन थ्योरम है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। तो मिलमैन थ्योरम में क्या होता है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आपके पास मल्टीपल वोल्टेज सोर्स है और वो सीरीज में कनेक्टेड है हर एक रजिस्टर के अक्रॉस, तो ये जो मल्टीपल वोल्टेज सोर्सेस है और जो रजिस्टर्स है इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो एक सिंगल वोल्टेज सोर्स और एक सिंगल रजिस्टर में। तो आपको ये जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है ये बहुत ही इजीली ये 2 रजिस्टर और एक वोल्टेज सोर्स के सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ये होता है हेल्प मिलमैन थ्योरम का। तो यही इन्होंने इक्वेशन दिया है, तो आप ये जो वोल्टेज का इक्वेशन है ये आप फाइंड आउट कर सकते हो, ये वोल्टेज का जो इक्वेशन है ये यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। सिमिलरली रजिस्टर का भी इक्वेशन है, सेम है। यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर वाला जो पोर्शन है आप यहाँ पे देख सकते हो, जो न्यूमरेटर वाला पोर्शन है वहाँ पे अगर आपने उसको 1 से रिप्लेस कर दिया तो आपको सेम रजिस्टर का वैल्यू है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे ये जो क्वेश्चन है ये गेट इलेक्ट्रिकल 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, गेट में पूछा गया था, गेट 2019 में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। तो ये
आप इसका आंसर क्या है ये आप हमें कमेंट्स में बताओगे। सेम मिलमैन थ्योरम का भी आप यूज कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे कोई भी एक नोड ले सकते हो और यहाँ पे डायरेक्टली केसीएल लगा के नोडल एनालिसिस से भी आप करंट का वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो आप हमें कमेंट्स में बताओगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो एई के एग्जाम के लिए आप गेट के जो 1 मार्क के जो क्वेश्चन है उसका भी प्रैक्टिस कर सकते हो, उससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द सिचुएशन वेयर अ पर्टिकुलर लेबोरेटरी हैज सेवरल रेजिस्टर्स ऑफ 100 ohms ओनली। ओके, तो सिर्फ 100 ohm के रेजिस्टर्स है एक लैब में। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट फॉर रिप्लेसिंग द 100 ohm रेजिस्टर इन अ सर्किट यूजिंग द रेजिस्टर्स अवेलेबल इन द लेबोरेटरी। तो सिर्फ 100 ohm के रेजिस्टर अवेलेबल है और उससे 150 ohm का रेजिस्टर है वो हमें बनाना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू भी आप जा सकते हो अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा है। तो 3 रेजिस्टर्स इन सीरीज, तो अगर आप 3 रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट करोगे 100 ohms के, 100 100 और 100 के अगर आप 3 रेजिस्टर्स है वो अगर आप कनेक्ट करोगे सीरीज में तो इसका आंसर हो जाएगा 300 ohm। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है 2 इन पैरेलल एंड 1 इन सीरीज। तो अगर आप 2 100 ohm के रेजिस्टर्स है वो अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, अगर 2 इक्वल रेजिस्टर्स कनेक्ट है पैरेलल में तो उसका वैल्यू है वो हाफ हो जाएगा, करेक्ट। और एक रेजिस्टर है वो सीरीज में, तो इसका आंसर हो जाएगा 50, ये 2 100 ohm के पैरेलल प्लस 100 का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 150 ohm। ओके, तो ऑप्शन हमारा हमें मिल गया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आप चेक करके देखना, इसका आंसर गलत हो जाएगा। अगर 3 इन पैरेलल है ऑप्शन डी तो इसका आंसर हो जाएगा 33.33 क्योंकि 100 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। एंड 2 इन पैरेलल 2 इन सीरीज, तो 2 इन सीरीज अगर आप कनेक्ट करोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे ये आंसर आपको 200 मिल जाएगा और 2 इन पैरेलल तो हो जाएगा ये 50। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 250। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, इसका आंसर होगा 250, यहाँ पे हो जाएगा 300। तो ये भी गलत आंसर है और इसका आंसर हो जाएगा 150। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये भी केपीटीसीएल के एग्जाम में पूछा गया था ईयर 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट जो नेटवर्क्स के रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। सिमिलरली जो लेटेस्ट एई के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दिया है इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर फाइंड द करंट थ्रू द R3। तो बहुत ही कन्वेंशनल सर्किट है, आप डायरेक्टली नोडल एनालिसिस लगा के आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे करंट ले सकते हो आप I1 का वैल्यू, करंट I2 का वैल्यू आप यहाँ पे ले सकते हो और I3 का वैल्यू। ओके, तो आप सिमिलरली KCL लगा के I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। ओके, तो इसका वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपको V का वैल्यू यहाँ पे मिल गया तो आप डायरेक्टली करंट का वैल्यू कितना है वो फाइंड आउट कर सकते हो। I3 का वैल्यू आपको मिल जाएगा V डिवाइडेड बाई 2 ohms, क्योंकि यहाँ पे 2 ohm दिया। ओके, तो ये बहुत ईजी है, तो मैं आपको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आपको ये बता रहा हूँ कि बहुत ही इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि असिस्टेंट एग्जाम के लिए बहुत टफ क्वेश्चन पूछे, सिर्फ टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप समझ सकते हो कि जो नेटवर्क्स में बहुत ही इजी क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ओके, तो इसका आंसर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23। अ डीसी वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाइड टू अ कॉइल हैविंग द R इज इक्वल टू 10 ohms and L इज इक्वल टू 10 हेनरी। ओके, व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट निकालना है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, सर्किट में दिया है L और R। तो R और L में क्या होता है, अगर RL सर्किट है तो उसका टाइम कांस्टेंट होता है L डिवाइडेड बाय R। ओके, तो L का आंसर है L है 10, R है 10 विच इज इक्वल टू 1। और टाइम कांस्टेंट होता है वो हमेशा हम लोग सेकेंड्स में लेते हैं ना कि मिनट्स में। ओके, तो 1 सेकेंड इज अ करेक्ट आंसर, आप देख सकते हो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो टाइम कांस्टेंट एक्चुअल में होता क्या है कि आप यहाँ पे दो जो वेवफॉर्म है वो देख सकते हो, ये इसका स्टेडी स्टेट वैल्यू, करेक्ट, ये ट्रांजिएंट पीरियड है और ये स्टेडी स्टेट पीरियड है। जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ, उसके स्टेडी स्टेट पीरियड में पहुंचने के मतलब 0 से स्टेडी स्टेट पीरियड में पहुंचने के लिए अगर हम लोगों ने स्टेडी स्टेट को अगर हम लोगों ने 100% अज्यूम किया तो ये स्टेडी स्टेट के 63% कितने टाइम ड्यूरेशन में पहुंचेगा, इसका वैल्यू होता है टाइम कांस्टेंट। आप यहाँ पे देख सकते हो 1 टाउ है, तो टाउ होता है बेसिकली टाइम पीरियड। तो 1 टाउ ये कितने 63% कितने टाइम ड्यूरेशन में कवर करेगा, तो 63% ऑफ द फाइनल वैल्यू ये 1 टाउ ड्यूरेशन में कवर करेगा। तो इसलिए ये होता है टाइम कांस्टेंट, इससे हमें पता चल सकता है कि इसका फाइनल स्टेडी स्टेट कब तक पहुंच जाएगा। ओके, तो आपको स्टेटमेंट में मिलेगा कि 63% ऑफ द फाइनल वैल्यू, लेकिन ये पर्टिकुलरली ये जो वेवफॉर्म है इसके लिए करेक्ट है। अगर आपका जो कोई भी वेवफॉर्म है, अगर आपका एक्सपोनेंशियल डीकेइंग वेवफॉर्म है तो यहाँ पे 37% पे आपको मिलेगा टाइम कांस्टेंट है कि 1 टाउ का वैल्यू है। ओके, ये होता है टाइम कांस्टेंट। तो सिर्फ 63% हम लोग डायरेक्टली नहीं कह सकते, उसके लिए आपको पर्टिकुलरली ये वेवफॉर्म है वो कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, तो ये होता है टाइम कांस्टेंट। आरएल सर्किट के लिए हम लोगों ने अभी यहाँ पे देख लिया था, यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ। आरएल सर्किट के लिए होता है L डिवाइडेड बाय R, और आरसी सर्किट अगर आपका हुआ तो वो डायरेक्टली होता है R मल्टीप्लाई बाय C। ओके, आरसी सर्किट के लिए R और C का डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं।
तो ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएमआरसी के एग्जाम यानी कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में ईयर 2020 में एई के पोस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वोल्टेज अक्रॉस द पॉइंट्स ए एंड बी इन द गिवन सर्किट इज। ओके, तो यहाँ पे ए से बी तक आपको कितना वोल्टेज आएगा, वोल्टेज ड्रॉप, ये आपको पूछा गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसके लिए आप डायरेक्टली वोल्टेज डिवीजन रूल भी फाइंड आउट, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के यहाँ पे वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हो। सिमिलरली ये वाले ब्लॉक में यहाँ पे भी वोल्टेज डिवीजन रूल है वो लगा के आप देख सकते हो, या फिर आप नॉर्मल जो करंट है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं करंट वाला मेथड से दिखा रहा हूँ, ये I1 का वैल्यू है, ये I2 का वैल्यू है, जैसे वोल्टेज है उसके अकॉर्डिंग मैं करंट का वैल्यू ले रहा हूँ। ओके, और जहाँ से इंटर करेगा रजिस्टर में हम लोग वहाँ पे प्लस लेंगे, यहाँ पे माइनस लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे ऊपर से इंटर करेगा तो मैं यहाँ पे प्लस ले रहा हूँ, यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ माइनस। ओके, तो I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 6 + 4 यानी कि 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.6 एम्पियर। I2 का वैल्यू हो जाएगा, I2 इज नथिंग बट द 12 डिवाइडेड बाय 10 + 4 यानी कि 14। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 12/14। मैं इसका आंसर फाइंड आउट नहीं कर रहा, आप देख लेना कैलकुलेटर में। तो VAB का आंसर आपको कितना मिलेगा, VAB हम लोग ऐसे जाएंगे A से लेके B तक। ओके, आपको जो इनकमिंग करंट है मैं यहाँ पे इनकमिंग जो पोलैरिटी है वो मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 टाइम्स ऑफ द I1 + 12, क्योंकि हम लोग अभी इस डायरेक्शन में जाएंगे। पहले आया -4 I1, बाद में आएगा +12 वोल्ट, यहाँ पे आ जाएगा +12, फिर उसके बाद वापस आ जाएगा +4 टाइम्स ऑफ द I2। ओके, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ +4 टाइम्स ऑफ द I2। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको डायरेक्टली आंसर है वो आ जाएगा 12 + 4 × 12/, तो ये है करेक्ट आंसर। आपको कैलकुलेटर प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे, तो आप इससे डायरेक्टली आंसर है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये MPPSC के एग्जाम में पूछा गया था, एई के एग्जाम में ईयर 2020 में। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लेक्चर का, द एवरेज पावर डिलीवर टू द सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ एन इम्पीडेंस Z = 5 + j8 when the current flowing through the circuit I = 5 at an angle 30 डिग्री इज। ये भी MPPSC का ही क्वेश्चन है। तो इन्हें पूछा है एवरेज पावर डिलीवर टू द सर्किट, तो पावर एब्जॉर्प्शन होता है वो सिर्फ रेजिस्टर के अक्रॉस होता है, करेक्ट। तो Z में से हम लोग सिर्फ जो रेजिस्टर का वैल्यू है वो कंसिडर करेंगे, लेकिन कि R = 5 ohms, और जो पावर डिसिपेशन होता है अक्रॉस द रेजिस्टर वो होता है I²R, करेक्ट। लेकिन I का वैल्यू क्या होता है, ये I होता है IRMS। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे AC सर्किट है, करेक्ट, AC करंट है, तो हमें IRMS का वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करना होगा। DC के लिए तो डायरेक्टली IRMS और I का वैल्यू दोनों सेम ही होता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे P = IRMS²R। ओके, ये होता है फॉर्मूला। तो हम लोग देख सकते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है, I = 5 at an angle 30 डिग्री। ओके, अगर आपको ये पैटर्न में दिया यानी कि I at an angle थीटा I, अगर आपको ये पैटर्न में दिया या फिर V के टर्म में दिया, तो ये जो पर्टिकुलर I का वैल्यू होता है ये यूजुअली IRMS के ही टर्म में देते हैं। ओके, और मैक्सिमम कब होता है, ये होता है Im sin ωt या फिर Im cos ωt। ओके, तो अगर cos या फिर sin के टर्म में देंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। ओके, लेकिन और जो एंगल के टर्म्स में देते हैं वो डायरेक्टली IRMS के टर्म्स में होता है। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्टली हम लोग इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 5² × R का वैल्यू यानी कि 5, तो आपको मिलेगा 125 आपको यहाँ पे मिलेगा एक्चुअल में आंसर। लेकिन आप यहाँ पे ऑप्शन में देखोगे तो 125 यहाँ पे किधर भी प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो अगर आपको ये जो करंट दिया है ये आपको मैक्सिमम दिया है, ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें जो I का वैल्यू है वो IRMS नहीं बल्कि मैक्सिमम वैल्यू दिया है, ऐसा कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसलिए IRMS का वैल्यू हम लोग कंसिडर करेंगे Im/√2 विच इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय √2। ओके, तो आपको ये IRMS का वैल्यू है, अभी आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो ये हम लोग यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे गलत है, क्योंकि एक्चुअल में IRMS एट एन एंगल थीटा ऐसा ही टर्म्स में होता है, या फिर VRMS एट एन एंगल थीटा। अगर आपको मैक्सिमम केस में देंगे 230 एट एन एंगल 0 डिग्री, ऐसे आपको वोल्टेज देते, करेक्ट। तो ये 230 वैल्यू होता है, ये VRMS का वैल्यू होता है, ना कि VM का वैल्यू। ओके, तो हम लोग अभी ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम लोग ऑप्शन चेक करके देखते हैं, अगर ऑप्शन में सही है तो ओके है, नहीं तो फिर आपको डायरेक्टली मार्क्स है वो मिल जाएंगे अगर ऑप्शन में ये भी प्रेजेंट नहीं है तो। ओके, तो IRMS का वैल्यू हो जाएगा 5/√2, तो P का वैल्यू हो जाएगा 5/√2 द होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R का वैल्यू है 5 यानी कि 25/2 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि ये हो जाएगा 125/2 विच इज इक्वल टू 62.5 वैट। तो ये ऑप्शन में दिया है। ओके, तो ऑप्शन डी है ये करेक्ट आंसर है, 62.5 वैट। तो अगर आपको कभी भी एंगल के टर्म्स में प्रोवाइड करेंगे
तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो VRMS होता है मैक्सिमम केसेस में, अगर उन्होंने पर्टिकुलरली मेंशन नहीं किया है। जैसे यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो हम लोग एक्चुअल में VRMS या फिर IRMS के टर्म्स में ही लेना चाहिए, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, इसलिए हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यूज को कंसिडर करके फिर IRMS लिए। तो आप ये नोट डाउन कर लेना अगर आपको पता नहीं होगा। तो अगर आपको इससे भी कुछ डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया, जो कोई भी क्वेश्चन हम लोगों ने आज तक कवर किए हैं। तो ये जो लेक्चर सीरीज थे, ओके, तो अगर आपको ये वीडियो, ये क्वेश्चन डिस्कशन अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को जरूर लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर देना, और जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन आए, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना। और इसके कमेंट सेक्शन के नीचे आप हमें बताओगे कि आपको अगला कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। ओके, तो जितना मैक्सिमम सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट होगा, जितना मैक्सिमम स्टूडेंट डिमांड करेंगे, वो सब्जेक्ट हम सबसे पहले लाने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।